Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So today in this video we are going to practice some questions from your book, that is DK Goel book. Okay, so we will see how to pass journal entries in different cases. Okay, let's see question number 28. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. बोल रहे हैं कि इन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करिए, मतलब जर्नल एंट्री पास करिए. ठीक है, देखिए आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहेंगी. ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करिए. आपके पास डीके गोयल बुक है तो उससे करिए. जितने भी इलस्ट्रेशंस है, जितने भी बैक क्वेश्चंस है, सारे प्रैक्टिस कर डालिए. ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कोई नया चीज़ मिल जाता है. हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई नए ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, सो प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट. तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप परफेक्ट होंगे. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है. अप्रैल 1 को क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मनोज एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज. हमने मनोज से 1 लाख रुपए सामान खरीदा और उसमें हमने डिस्काउंट पा लिया 10,000 रुपए का. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. देखिए ऐसा आपका एक फॉर्मेट बनेगा जर्नल के लिए. यहाँ पे आपको लिखना होगा जर्नल एंट्रीज. पहला कॉलम किस लिए होता है? डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन ये डेबिट साइड होता है और ये होता है क्रेडिट साइड. ठीक, अब ये डेट कौन सी थी? अप्रैल 1, ये 2018 का था. ठीक, तो 2018 अप्रैल 1 क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज. 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा था और क्या हुआ कि 10,000 रुपए के हमें डिस्काउंट मिल गया था. यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, अगर कैश डिस्काउंट दिया होता तो हम उसको रिकॉर्ड करते. तो हमने जब परचेज किया तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मनोज. कैश दे के नहीं खरीदा है ना, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया. ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ठीक, अब देखिएगा कि हमने ये मेरा रफ वर्क है, आप लोग दूसरी जगह करेगा, हम यहीं पे कर दे रहे हैं. 1 लाख के गुड्स खरीदे थे जिसमें से 10,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया. मतलब कि कितने का सामान खरीदा? 90,000 का. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे वो आ जाएगी 90,000. तो ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री. फिर उसके बाद 2 अप्रैल को क्या हुआ? पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 4,500. अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि हम जो मनोज से हमने सामान खरीदा था हम उसको पेमेंट करने गए. ठीक है, तो ये अप्रैल 2 की बात है. हम उसको पेमेंट करने गए चेक के थ्रू. ठीक है, जिसमें हमें डिस्काउंट भी मिल गया. तो जब हम पेमेंट करने गए तो हम क्या एंट्री लिखेंगे? किसको दे रहे हैं? मनोज को दे रहे हैं. मनोज अकाउंट डेबिटेड. ठीक, किसके थ्रू दे रहे हैं? बैंक के थ्रू दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट. चेक के थ्रू दे रहे हैं तो जब चेक के थ्रू देते हैं तो टू बैंक लिखते हैं. अगर हम कैश दे रहे होते तो यहाँ पे टू कैश लिखते. टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. हमने डिस्काउंट रिसीव किया. क्वेश्चन में दिया था कितने का डिस्काउंट रिसीव किया? 4,500 का. और बैंक हमने टोटल अमाउंट कितना पे किया? अभी देखिए बता रहे आपको. देना कितना था? 90 देना था और
इतने का डिस्काउंट मिल गया, यानी 90 माइनस दिस कितना होता है 85,500 हमने उसको चेक दिया। ठीक, और यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा कि बीइंग चेक गिवन या पेमेंट मेड टू गिवन टू मनोज, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिस्काउंट अवेल्ड इतना रुपीस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कैश 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 रुपीज। अब हमने क्या किया है कि देसाई को हमने पेमेंट किया 5,000 रुपए की और उससे हमें डिस्काउंट मिल गया 200 रुपए का। तो जब हम ये अप्रैल 5 की बात है, हमने क्या पेमेंट किया देसाई को, यानी देसाई इज द पर्सन हु इज रिसीविंग, ओके, एंड हेयर कैश इज व्हाट विच इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर बिजनेस, और हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात होती है, तो इसीलिए हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया 200 रुपए का, ठीक, और हमने कैश कितना दिया 5,000 रुपए कैश दिया, यानी कि उसको टोटल कितना रुपए देना होगा, इतना, दिस प्लस दिस, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए पेमेंट मेड टू देसाई। फिर अप्रैल 10, देखिए क्या होता है अप्रैल 10 को, कैश 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज। अब हमने कैश रिसीव किया 10,000 रुपये हमने रिसीव किया गोवर्धन से, और हमने उसको अलाउ किया डिस्काउंट 500 रुपये, हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो इस केस में क्या होगा कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया उसको, अकाउंट डेबिटेड, ये खर्चा होता है हमारे लिए, लॉस होता है डिस्काउंट किसी को देना, तो इसीलिए इसको डेबिट करें अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, टू गोवर्धन, ही इज द पर्सन हु इज गिविंग, ही इज द पर्सन हु इज गिवर, ओके, गोवर्धन अकाउंट। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट हमने कितना दिया 500 डिस्काउंट दिया और रिसीव किया 10,000 रुपये, ठीक है, हमने रिसीव किया 10,000 रुपये और डिस्काउंट दिया 500 रुपये, यानी कि उसको टोटल अमाउंट देने चाहिए थे इतने, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन, पूरा लिख दीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन which is held on April 12. Sold personal car of the proprietor for rupees 80,000 against check which was deposited into the firm's bank account. यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोप्राइटर यानी कि ओनर की पर्सनल कार को बेचा गया, ठीक है, 80,000 रुपीज में चेक के थ्रू, ठीक, उसने कार बेच दिया और उसको चेक मिला 80,000 का, उसकी पर्सनल कार थी। फिर इस चेक को उसने डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे, फर्म, मतलब अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने डाल दिया। तो अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पर्सनल पैसा बिजनेस में आया, है ना, इसका तो यही मतलब हुआ, उसने अपनी पर्सनल कार को बेचा, उससे जो पैसे मिले वो पर्सनल था उसका पैसा, है ना, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसका पर्सनल मामला था, उसके पर्सनल कार बेचा और पैसे मिले, तो वो तो बिजनेसमैन का मामला था, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो चेक उसको मिला था 80,000 का, उसने जाकर अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो ये क्या समझ में आया, उसका खुद का पर्सनल पैसा बिजनेस में आया, मतलब कैपिटल आया, कैपिटल उसने ऐड किया।
तो जब कैपिटल लाता है तो उसकी हम क्या एंट्री लिखते हैं, ये अप्रैल 12, ठीक है। बिजनेस में पैसा आया, वो भी किससे, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कहाँ से आया, कैपिटल, ओनर लाया, ओनर इज द गिवर, तो ओनर क्या है यहाँ पे, कैपिटल बोलते हैं। तो 80,000 रुपीज का उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। ओके, सो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 1,50,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनर ने अपनी एक और कार बेच दी 1,50,000 की, चेक उसको मिला 1,50,000 का, और उसने इस चेक को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो उसका खुद का ये पर्सनल पैसा था ना, उसकी पर्सनल कार थी, पर्सनल कार बेची, उसको जो पैसा मिला वो उसका पर्सनल पैसा, उसने पर्सनल पैसे को अपने खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है इस ट्रांजैक्शन का, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक, नो एंट्री। तो आपको ऐसे मेंशन करना होगा अप्रैल 16 नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 20th अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड अलाउड हिम 10% द ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड फॉर कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गौरव को हमने सामान बेचा 1 लाख रुपए का, जिसमें हमने प्रॉफिट उसमें जोड़ लिया। ये जो है, ये जो अमाउंट दी हुई है, ये लिस्ट प्राइस है, ठीक है। इस लिस्ट प्राइस में हमने 40% का प्रॉफिट जोड़ दिया और उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ये ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हम इसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैलकुलेट ज़रूर करेंगे। पेड फॉर कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, और 3,000 रुपीज़ का कार्टेज लगा, मतलब जो भी पैकिंग करने के लिए या तो उसको पहुंचाने के लिए जो भी खर्चे हैं वो 3,000 रुपये के हैं, और ये उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि क्या जर्नल एंट्री होगी। हमने सामान बेचा, किसको, गौरव को बेचा। यहाँ पे कैश अभी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अप्रैल 20 की बात है। गौरव को हमने सामान बेचा, तो गौरव अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, ठीक, और टू सेल्स अकाउंट ये हो जाएगा। आपको हम यहीं पे वर्किंग दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, एंड में दिखाइएगा। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए गुड्स थे 1 लाख रुपए के, ठीक, उसमें प्रॉफिट, ये लिस्ट प्राइस है गुड्स की, ठीक है। इसमें प्रॉफिट जोड़ना था हमको 40% का, तो यानी 1 लाख का 40% कितना होता है, 40,000। तो ये हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़, ठीक। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें डिडक्ट करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो 1,40,000 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज़। इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 1,26,000। इसका मतलब है कि हमने अपने सामान को इतने रुपए में बेचा,
इतने का सोल्ड किया अपना सामान, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 1,26,000 रुपीज़। अगर हमने ये कैश में बेचा होता तो हम यहाँ पे लिखते कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ कैश पेमेंट या चेक पेमेंट कुछ नहीं दिया था, बस बोला गया था कि गौरव को बेचा गया है। आगे बात समझ में, 1 लाख का कॉस्ट था, उसमें हमने 40% ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें ट्रेड डिस्काउंट देना था, तो ये हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो हमने अभी तक केवल यहाँ तक का एंट्री पास कर लिया है, ठीक। देखिए 1 लाख के गुड्स थे, प्लस कर दिया था हमने ये प्रॉफिट ऐड कर दिया, यानी कि इतने के गुड्स हो गए। हमने इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, यानी कि इतना। और ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सीधे सीधे गौरव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि 1,26,000 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक। अब इसी दिन को अप्रैल 20 को ही एक और चीज़ हुई थी इसी से रिलेटेड, कि कार्टेज के चार्जेस लगे थे 3,000 रुपीज़ का, जो कि हमें उससे नहीं चार्ज करना, हम अपने जेब से दे रहे हैं, अपने खर्च अपना ये उठा रहे हैं खर्चा, है ना। तो इसी दिन को एक और ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे हम कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए कैरेज आउटवर्ड क्यों कर रहे हैं, मतलब देखिएगा हम सामान को बेच रहे हैं, ठीक। मतलब ये हमारा सामान है, हमारे बिजनेस से ये सामान दूसरे के पास जा रहा है, बाहर को जा रहा है, और बाहर जाने में जो खर्चे लग रहे हैं, कार्टेज लग रहा है, उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक। और अगर यहाँ पे हम सामान को परचेज करते हैं, जैसे ये सामान है और यहाँ से हम अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो इनवर्ड हो जाता है। और उसमें अगर कार्टेज लगे, परचेज करने में अगर कोई कार्टेज लगता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं कैरेज इनवर्ड, ओके। यहाँ पे क्या, गुड्स को हम सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हमारे पास से बाहर को जा रहा है, और उसमें जो खर्चे लग रहे हैं जाने में, कैरेज लग रहा है, तो वो कैरेज आउटवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कार्टेज का नाम दे रहे हैं कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना, 3,000 रुपये हमारी जेब से जा रहा है, यानी हमारे बिजनेस की जेब से जा रहा है, तो हमने कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि ये कैश इज व्हाट गोइंग आउट, ओके। और कैरेज आउटवर्ड खर्चा है हमारा, तो इसीलिए हमने इसको डेबिट किया अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। Now let's see the next one. Placed an order with Rudra and Company for supply of goods of 80,000 rupees. हमने एक ऑर्डर प्लेस किया इस कंपनी रुद्र एंड कंपनी को, ऑर्डर दिया कि हमें सप्लाई कर दीजिए इतने के गुड्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद अ चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंट टू देम एज एन एडवांस। हमने इसका 40% एडवांस में अभी पेमेंट कर दिया, ठीक। तो जो अभी हमने पेमेंट कर दिया है, हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये ऑर्डर प्लेस करने का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये अप्रैल 24 की बात है, हमने क्या किया, उनको एडवांस पेमेंट किया है ना। तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, एडवांस फॉर परचेज। हमको ये सामान परचेज करना है, तो हमने ये ऐसे लिख दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। अमाउंट क्या आ जाएगी, 80,000 के गुड्स हमने ऑर्डर दिए, जिसमें से 40% का अमाउंट अभी पे कर दिया, यानी कि ये आ जाएगा आपका 32,000, ठीक। 32,000 हमने एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। और ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, पूरे ट्रांजैक्शंस को पास कर दिया। अब आपका ये काम होता है, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जब आप
एक पेज से दूसरे पेज पे आते हैं जर्नल एंट्री करते करते, तो इस साइड की चीज़ों को पहले, जैसे कि हम यहाँ तक आने के बाद दूसरे पेज में आए, तो आपको ये करना है कि इस साइड की टोटलिंग करिए, इस साइड की टोटलिंग करिए, ठीक। और जो भी आपका टोटल आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक। और उसको यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं तो हम लिख देते हैं सबसे पहले ब्रॉट फॉरवर्ड, और जो भी अमाउंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा आ जाता है। आपको ये क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। तो आप जब सारी चीज़ों को इसी तरह करके टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4,36,700, ठीक है। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। ओके, नाउ लेट्स सी some other transaction. Okay, now let's see 27th question. Okay, हम ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आपको कुछ कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं कि जो आपके लिए नई है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिसीव्ड अ VPP। VPP का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी सेलर्स जो होते हैं वो अपना जो गुड्स जो आपको बेच रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं, डिलीवर कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, फिर आप अपने पियोन को या कोई सर्वेंट या एम्प्लॉय को भेज के वहाँ से सामान मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिसीव्ड अ वैल्यू पेबल पोस्ट फ्रॉम मोहन लाल फॉर 25,000 के गुड्स आपने रिसीव कर लिया है और आपने जो है उसको भेजा है, अपने पियोन को भेजा है जिसको आपने 200 रुपीज़ का कार्टेज दिया है। कुछ उसको चार्जेस, उसका किराया भाड़ा लगेगा ना पियोन का, तो आपने वो किया, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी आपने इतना सामान खरीदा है उससे, ठीक है। रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम मोहन लाल फॉर 25,000, तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिटेड 25,000 रुपीज़, ठीक। 25,000 रुपीज़ का आपने परचेज किया है, पियून को आपने कार्टेज पे किया है, तो यहाँ पे कार्टेज अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज़ हो जाएगा टू कैश। आप कितनी टोटल कैश पे कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 25,200, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, वही सेम है। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 रुपीज़ बाय चेक। आपने एक बिल्डिंग है आपकी जिसका रेंट आपने पे किया, किराया उस बिल्डिंग का 60,000 रुपीज़ बाय चेक। हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। एक बिल्डिंग है, ठीक, जिसमें आप जो है आपने किराए पे एक बिल्डिंग ली है जिसमें आधे में आप खुद रहते हैं और आधे में आपका बिजनेस चलता है। रेसिडेंस मतलब कि रहते हैं और यहाँ पे आपका बिजनेस चलता है, ठीक। तो इस पूरे का आपने किराया दिया 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें 60,000 में यानी कि 30,000 रुपीज़ बिजनेस के किराए का है और 30,000 आपके खुद पर्सनल किराया, रहने का किराया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज़, आपका बिजनेस का था ये 30, ठीक है। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ये आपके पर्सनल का था 30,000, ठीक, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, यहाँ पे चेक दे रहे हो आप, है ना, तो टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज़। टोटल पैसा गया 60,000 का, ठीक है, जिसमें से 30,000 रुपये आपके बिजनेस का था और 30,000 रुपये आपका पर्सनल था, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री लिखी है रेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए आउटस्टैंडिंग वाला आ गया एक,
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर 30,000, साल का अंत हो गया लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट से सैलरी बची हुई है आपको पेमेंट करने के लिए। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? तो जो भी सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 30,000। ठीक, मैंने कंसेप्ट में बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री पास की जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी 26th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश एंड पेड 200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। आपने गुड्स खरीदे 25,000 रुपीज़ के, जिसमें आपको कैरेज भी लगा 200 रुपीज़ के। ये कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक, आप सिर्फ कैरेज भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने परचेज किया 25,000 का और कैरेज लगा, वहाँ से सामान खरीद के लाने में, जो भी रास्ते में जो किराया भाड़ा लगा वहाँ से सामान उठा के लाने में, तो वो वाला है 200 रुपये का। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड 25,000। ठीक, फिर उसके बाद कैरेज अकाउंट डेबिटेड 200 टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 25,200। ठीक है, तो आप ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बोल रहे परचेज मशीनरी फॉर 20,000। आपने मशीनरी खरीदा है 20,000 की और उसमें स्पेंड किया है 500 रुपये ऑन इट्स कैरेज एंड 300 रुपीज़ ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आप एक मशीन खरीद के लाते हो और उस मशीन को लाने में जो खर्चे हुए हैं वो 500 रुपये के हुए हैं उसको कैरी करके लाने में, और फिर बिजनेस में लाने के बाद 300 रुपये उसको फिट करने के चार्जेस लगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखिए बता रहे, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। कैरेज अकाउंट, जैसे हमने जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कैरेज अकाउंट एक अलग से बनाते हैं, लेकिन जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, कोई भी एसेट, तो उसमें हम इन सब का अलग अलग अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, मशीन कितने की थी? 20,000 की मशीन थी, जिसमें से 500 रुपये का हमारा कैरेज लगा, 300 रुपये का हमारा फिट कराई चार्ज लगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इन सबको ऐड करिए तो ये आ जाएगा आपका 20,800। ओके, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि हम जब गुड्स खरीदते हैं तो उसमें जो कैरेज लगता है, जो भी फ्रेट चार्जेस लगते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, अलग से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे गुड्स खरीदे थे 25,000 के, उसमें कैरेज लगा 200 रुपये का, तो हमने इसको ऐसे शो किया। ठीक, फिर उसके बाद टोटल करके लिख दिया। लेकिन जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदेंगे, तो उसमें जो हमारा कैरेज लगेगा या कोई इंस्टॉलेशन फीस लगेगी या कोई भी किराया या कोई भी कैरेज इनवर्ड या फ्राइट चार्जेस लगेगा, तो उसको हम शो नहीं करते, बस उसको ऐड कर देते हैं अपने रफ में। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे 20,000 का हमने मशीन खरीदा था, प्लस किया उसमें हमने कैरेज, फिर उसमें प्लस किया इंस्टॉलेशन चार्ज और सबको ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, hope you people have understood how to solve the question and we have seen so many new points. Okay, so that's why I'm saying that keep practicing more and more question, because there are so many new things in each and every questions. Okay, so thank you students, have a nice day. We'll meet in the next video with some other important points.